हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करेंगे निदान स्थान की। निदान स्थान का वन शॉट है ये। इसमें हम लोग कंप्लीट निदान स्थान को 2 आवर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सारा कुछ डिटेल में इजी करके सब कुछ समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना निदान स्थान। अब बात करते हैं निदान की। निदान क्या है? तो व्याधि की उत्पत्ति का जो भी कारण होता है। निदान का मतलब होता है कॉज। मान लो आज मुझे मलेरिया हुआ, मुझे मलेरिया मॉस्किटो ने बाइट किया होगा तभी जाके मेरे को मलेरिया हुआ। अब ये मॉस्किटो का बाइट क्या था, इसका कारण था, कोज था, तो वही कोज क्या है, निदान है। अब हम यहाँ पर दो तरीके से निदान लेते हैं, या तो आहार आपने गलत खाया होगा या फिर आपने विहार गलत किया होगा। विहार का मतलब होता है जो भी हमारा रजाइमन होता है वो, और आहार का मतलब होता है जो भी हम फूड खा रहे हैं वो। तो व्याधि की उत्पत्ति का जो कारण है वो निदान कहलाता है। रोग का आदि कारण ही निदान है। निदान शब्द की निरुक्ति की बात करते हैं तो जिससे व्याधि का पूर्णतः ज्ञान हो उसे निदान कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रही हूँ निदान स्थान में। इसके बाद जो निदान स्थान में 8 चैप्टर आते हैं वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे कवर करने, ठीक है। अब इसकी परिभाषा में सीधा सीधा ये बता रखा है। देखो, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो मैंने रूक्ष खाना खाया, लघु खाना खाया और साथ में शीत खाना खाया। इस खाने के कारण मेरा वात दोष क्या हो गया, बढ़ गया। मेरा वात दोष क्या हो गया, प्रकोप हो गया, मतलब मेरा वात दोष बढ़ गया। जैसे ही मेरा वात दोष बढ़ा, इस वात दोष ने जाकर दुष्य के साथ क्या कर ली, समूर्छना, मतलब मिल गया। अब ये जो दोष और दुष्य की समूर्छना होती है ना, ये वहाँ पर होती है जहाँ पर ख वैगुण्य होता है। ख वैगुण्य का मतलब होता है खाली स्पेस। जहाँ पर भी खाली स्पेस होगा वहीं पर ख वैगुण्य होता है, वहीं पर दोष और दुष्य की समूर्छना होती है। उसके बाद क्या होगा, लक्षण आएंगे, मतलब पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, देन रोग की उत्पत्ति होगी। तो ये इसी फॉर्म में आपको अपनी सारी संप्राप्ति जो होती है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी फॉर्म में आपको क्या करना होता है, अपनी सारी संप्राप्ति जो होती है ना वो फिट करनी होती है। मेन बात ये होता है, आप किसी भी डिसीज की संप्राप्ति लिख रहे हो ना आयुर्वेदा में, तो वो उसको इसी फॉर्म में फिट करना है बस हमें, तब जाके आपकी संप्राप्ति जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि अहितकर आहार विहार का सेवन, मतलब ये मेरे लिए क्या था, वो था अहितकर आहार विहार का सेवन करा, तब जाके मेरे दोष प्रकोपित हुए। अब ये अगर मान लो खाली दोष है, अगर दोष खुद दूषित हो जाता है, मान लो इस दोष को इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े और ये दोष खुद से ही क्या हो जाए, दूषित हो जाए, तो दुष्य दुष्टि हो जाएगी, फिर भी होगी दुष्य दुष्टि, तो ये दोष भी निदान की तरह काम कर सकता है। ज़रूरी नहीं है आप जो अहितकर आहार विहार सेवन कर रहे हो सिर्फ वही निदान की तरह काम करेगा। अगर दोष खुद से ही दूषित हो जाता है तो वो भी निदान की तरह काम करेगा ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। फिर यहाँ पर आचार्य चक्रपाणी ने अलग से एक्सप्लेनेशन दी थी। वो कहते हैं कि निदान शब्द का प्रयोग हम 2 फॉर्म में कर सकते हैं। एक होता है व्याधि जनक, एक होता है व्याधि बोधक। लेकिन एक होता है व्याधि जनक और एक होता है यहाँ पर व्याधि बोधक, परंतु विषयांगत निदान का अर्थ ज्यादातर हम लोग ना व्याधि जनक के रूप में ही ग्रहण करते हैं। व्याधि जनक का मतलब क्या होता है, निदान, जो भी आपके कारण है, और व्याधि बोधक का मतलब होता है आपका पूरा का पूरा निदान पंचक, जिसमें क्या क्या आता है, निदान आता है, हेतु आता है, संप्राप्ति आती है। जो आप अपने रोग निदान पेपर 1 में पढ़ के आए हो वो सारा व्याधि बोधक में निदान पंचक आता है, व्याधि जनक में पूरा का पूरा निदान आता है। अब जो ये व्याधि बोधक होता है ये डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, परंतु विषयांगत निदान का हम हमेशा अर्थ व्याधि जनक से ही लेते हैं। उसके बाद किसी भी बाह्य कारण, कोई भी मान लो आपको बाह्य चोट लगती है, आघात हो जाता है, कोई बैक्टीरिया आ जाता है, आप गलत आहार विहार कर लेते हो, इन सब के जब शरीर में संपर्क, ये सब चीज़ें आपके शरीर के संपर्क में आती हैं तब आपको रोग की उत्पत्ति होती है। आचार्य ने प्रकोपित हुए दोषों को ही रोग का साक्षात निदान स्वीकार किया है। नेक्स्ट, इसके बाद निदान के पर्याय अच्छे से याद करना। निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान, कारण, आपको ये निदान के पर्याय अच्छे से याद होने चाहिए। फिर निदान के भेद आते हैं। अब आचार्य चरक ने निदान के 3 भेद किया। क्या क्या है वो 3 भेद, असात्मेंद्रियां संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। 3 भेद किए गए हैं आचार्य चरक के अनुसार। कौन कौन से हैं, असात्मेंद्रियां संयोग, प्रज्ञापराध है और परिणाम है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि असात्मेंद्रियां संयोग जो है वो क्या होता है। तो असात्मेंद्रियां संयोग का मतलब होता है कि आपकी आंखें हैं जैसे, और आपकी जो भी इंद्रियां, आपके पास 5 तरीके की इंद्रियां होती हैं, आपको पता ही है। उन 5 इंद्रियों का अपने विषयों के साथ या तो अति योग हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा योग हो गया, या बिल्कुल नहीं योग हुआ, या फिर मिथ्या योग हो गया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, असात्में इंद्रियां संयोग कहते हैं।
अब इसमें क्या है, हीन योग होगा, अगर मान लो अति योग होगा, मिथ्या योग होगा तो आपको रोग होगा। अगर सम योग होगा तो वो आरोग्य का कारण होगा, मतलब आप हेल्दी रहोगे। अब देखो, इसको हम याद कर सकते हो, सिंपल टेबल बनाओ। इंद्रिय, उनका अति योग, उनका अयोग, उनका मिथ्या योग। सबसे पहले चक्षु, चक्षु मतलब आपकी आंखें। अब आपकी आंखें ज़्यादा क्या देखेंगी, सूर्य जो होता है, अगर आप उसको बहुत देर तक देखोगे तो वो अति योग हो जाएगा। अयोग क्या है, बिल्कुल ना देखना। मिथ्या योग क्या है, आप अपने नेत्रों से विषयों को या तो बहुत ज़्यादा पास ला के देख रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा दूर लेके जाके देख रहे हो, कोई विकृत विश्वासन रूपों को देख रहे हो, तो वो मिथ्या योग हो जाएगा। ऐसे ही कान है, अब कान से बहुत ऊंचे शब्दों को सुनना, मेघों की गर्जना, जोर से रोने की ध्वनि कान में सुनना, नगाड़े का शब्द सुनना, सर्वथा न सुनना, और यहाँ पे कठोर भीषण और भयंकर शब्द सुनना। फिर आती है आपके पास घ्राण इंद्रिया। घ्राण इंद्रिया में क्या होता है, नाक से अत्यंत तीक्ष्ण उग्र व अभिसंधी गंधों का अधिक मात्रा में संयोग होना। सर्वथा नासिका से संयोग न होना, दुर्गंध, सड़ी गली वस्तुओं की गंध या प्रतिकूल अपवित्र गंध। मतलब एक जगह आपको ये लिखना है कि हमने बहुत ज्यादा स्मेल ले ली, बहुत ज्यादा स्मेल ले ली, एक जगह बिल्कुल ले ली, एक जगह हमने गलत तरीके वाली ले ली। नेक्स्ट आपके पास आता है स्पर्श। अब स्पर्श में क्या है, त्वचा के साथ अधिक शीतल या अधिक उष्ण स्पर्श वाला स्नान कर लिया, सर्वथा न करना, और यहाँ पे मिथ्या वाला बता देंगे। ऐसे ही हमारी रसन इंद्रिय, ये जब भी हम इसको एग्जाम में लिखने बैठते हैं, ये चारों तो हम फिर भी लिख लेते हैं एक बार में अपने दिमाग में सोच के, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो आती है रसन इंद्रिय में। ये आपको समझ ही नहीं आता इसमें लिखना क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अति योग में तो आप समझ जाओगे कि जिह्वा से रसों का अत्यधिक स्वाद लेना, यहाँ पे सर्वदा। लेकिन यहाँ क्या लिखे, मिथ्या योग क्या होगा हमारी जिह्वा का, तो उसमें ये होता है कि अष्टाहार विधि विषयात में जो राशि होती है ना, उसको छोड़कर जब आप 7 प्रकार के नियमों के विपरीत रसों का जिह्वा के साथ संयोग होता है तो उसको हम लोग रसन इंद्रिय में रखते हैं। इसके बाद दूसरा देखो, 3 पॉइंट है। असात्मेंद्रियां संयोग, जो असात्मेंद्रियां संयोग था उसमें आपको ये टेबल याद करनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रज्ञापराध। अब प्रज्ञापराध क्या होता है, इस प्रकार त्रिविध विकल्प, अति योग, अयोग, मिथ्या योग और त्रिविध कर्म से किए जाने वाले कर्म को प्रज्ञापराध समझना चाहिए। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, प्रज्ञा का क्या मतलब होता है, बुद्धि। मतलब इसमें 3 चीजें आएंगी, धी, धृति, स्मृति का विभ्रंश हो जाता है। तो यहाँ पे वाक है, मन है, शरीर है, मतलब वाणी वचन के तीव्रवर्ती, बिल्कुल प्रयोग न करना। और मिथ्या में क्या आएगा, चुगली करना, झूठ, अप्रिय, प्रतिकूल, कठोर वचन बोलना। मन में मन के तीव्रवर्ती, मन का अपने कार्यों में न लगना, भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या के वशीभूत होना। शरीर की परवर्ती, शरीर के तीव्रवर्ती, सर्वथा न लगना, वेग धारण, न आए वेगों को बलवत निकालना, लड़खड़ा कर चलना, विकृत मनुष्यों की नकल करके अपने अंगों को खुजाना। तीसरा पॉइंट क्या था, काल। अब काल को परिणाम कहते हैं। अब काल में भी यही है, अगर मान लो अति योग होगा, अति योग का मतलब क्या है, जैसे हेमंत है, ग्रीष्म है, वर्षा ऋतु में ज़्यादा ठंड, हेमंत में ठंड नॉर्मल पड़नी चाहिए थी लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई। ग्रीष्म में गर्मी एक लिमिट में पड़नी चाहिए थी लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। वर्षा में बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, बिल्कुल भी नहीं हुई। मिथ्या योग, मान लो हेमंत आदि ऋतु में अपने अपने, मान लो हेमंत में ठंड पड़नी चाहिए थी बट जब गर्मी पड़ गई तो वो क्या हो जाएगा, फिर मिथ्या योग हो जाएगा। तो आचार्य चरक के अनुसार अब आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है आचार्य हरिश्चंद्र के अनुसार। आचार्य हरिश्चंद्र के अनुसार 4 प्रकार का होता है, सन्निकृष्ट, विपकृष्ट, व्यभिचारी एंड प्रादानिक। अब सन्निकृष्ट का मतलब क्या होता है, निकटवर्ती, मतलब कि रोगों की उत्पत्ति के साथ सीधा साक्षात संबंध रखना। रात्रि, दिन तथा भोजन के आधार पर दोष प्रकोप हेतु के 3 विभाग कहे गए हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है कफ प्रकोप, पित्त प्रकोप, वात प्रकोप। दिन में अगर आप देखोगे तो सबसे स्टार्टिंग में हमेशा आपको पता होगा कि जब भी हम वात पित्त कफ देखते हैं तो पहले कफ बढ़ता है, देन पित्त, देन वात। अब जैसे दिन में देखोगे तो पहले कफ बढ़ेगा, फिर पित्त होगा, फिर वात होगा। ऐसे ही रात्रि में, ऐसे ही भोजन में होता है। नेक्स्ट आता है विपकृष्ट। विपकृष्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर रोगों की उत्पत्ति में कोई सीधा संबंध नहीं है। विपकृष्ट का अर्थ होता है दूरवर्ती। इसका मतलब क्या था, निकटवर्ती, इसका दूरवर्ती। रोग आरंभक वातादि दोषों के समान रोगों के साथ सीधा संबंध न होने से है। विपकृष्ट निदान के द्वारा दोष संचय के बाद ही रोग उत्पत्ति करते हैं। मान लो हेमंत ऋतु में कफ का संचय होता है, फिर अगली ऋतु में जाके वो क्या होता है, प्रकोपित होता है। ज्वर से इसका एक एग्जाम्पल है जो हम लिख के आते हैं एग्जाम में। ज्वर का सन्निकृष्ट निदान क्या है, विपकृष्ट निदान क्या है। तो ज्वर का सन्निकृष्ट निदान होता है रुक्ष पान आदि का सेवन, और विपकृष्ट निदान होता है रुद्र प्रकोप। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्यभिचारी निदान। दुर्बल होने से, जब आप बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाते हो तो जो कारण व्याधि को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है, दुर्बल होने से जो कारण होता है मान लो कोई भी, और वो कारण दुर्बल है, मतलब वो कारण इतना बलवान नहीं है कि अगर आपने वो कारण आपके अंदर चला भी गया तब भी वो व्याधि को उत्पन्न नहीं कर सकता।
रोग की उत्पत्ति आहार विहार आदि बाह्य निदान तथा उससे प्रकोपित दोष और दूसरे के बल पर निर्भर करती है। निदान यदि अल्प होगा तो दोष दृष्टि भी सौम्य स्वरूप की होती है, परिणाम स्वरूप रोग भी सौम्य स्वरूप का ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राधानिक निदान। उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र ही दोषों को प्रकोपित करके रोगों को उत्पन्न कर देता है। जैसे कि मारक विष प्रत्येक व्यक्ति में निश्चित रूप से क्या करता है, मारकता उत्पन्न करता है। फिर आता है मधुकोश टीका के अनुसार। तो इस तरीके से ही आपको अलग अलग के अनुसार याद करने होते हैं। तो मधुकोश टीका के अनुसार दोष हेतु है, व्याधि हेतु है, उभय हेतु है। दोष हेतु दोषों का विषम करना, ऋतु के अनुसार दोषों का संचय प्रकोप परिशमन करने वाले आहार विहार होते हैं। उभय हेतु जो विशिष्ट दोष के साथ ही विशिष्ट व्याधि का भी उत्पादक हो। जैसे एग्जाम्पल्स आपको ऐसे याद करने हैं, यही सेम आपने रोग निदान पेपर 1 में भी याद किया होगा। हाथी ऊंट घोड़े के समान यान पर चलने से, वायु के तथा विदाही अन्नपान सेवन से, पित्त और रक्त की दृष्टि, इस प्रकार यान और विदाही अनेक साथ मिलकर वात रक्त रोग उत्पन्न करते हैं। व्याधि हेतु क्या होता है, जब व्याधि का उत्पादक कोई हो, जैसे अगर आप मिट्टी खाते हैं तो पांडु रोग होता है, वो मिट्टी खाना पांडु रोग का कारण होता है। फिर मधुकोश टीका में 2 बताए गए हैं, उत्पादक हेतु व्यंजक हेतु। उत्पादक हेतु दोषों का संचय करने वाला, व्यंजक हेतु रोगों को व्यक्त करने वाला। जैसे हेमंत में संचित कफ बसंत में सूर्य के संताप से पिघलता है और कफज रोगों को व्यक्त करता है, तो वो व्यंजक हेतु में आ गया ना। एक और आता है मधुकोश टीका के अनुसार बाह्य हेतु अभ्यंतर हेतु। बाह्य हेतु आपको पता है शरीर के बाह्य कारण होंगे, अभ्यंतर जो शरीर के दोष दुष्यौधि होते हैं। अब आता है हमारे पास दोष के भेद। एक होता है दोष के प्राकृत और वैकृत भेद। प्राकृत दोष का प्रकोप हुआ, जो दोष जिस ऋतु काल में प्रकोपित होता है, यदि उस ऋतु में प्रकोपित हो तब वो प्राकृत कहलाता है। ऐसे हमें पता है कि बसंत में कफ का प्रकोप होगा तो वो प्राकृत है। लेकिन वैकृत क्या है, जब दोष अपने प्रकोपक ऋतु काल में प्रकोपित ना होगा, किसी भिन्न ऋतु में प्रकोपित हो, जैसे बसंत ऋतु में कफ की जगह पे पित्त और वात प्रकोपित हो जाए तो वो वैकृत हो जाएगा। एक अन्य 2 भेद और होते हैं इसके। एक होता है अनुबंध और एक होता है अनुबंध। अनुबंध का मतलब होता है प्रदान, स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण वाले उन दोषों एवं रोगों के उत्पन्न होने के जितने कारण शास्त्रों में बताए गए हैं, उन्हीं कारणों से उत्पन्न होने वाला रोग। मतलब कि शास्त्र में ये कारण मान लो शास्त्र में बताया गया है कि अगर आप रूक्ष खाना खाओगे तो वात बढ़ेगा, ठीक है, और उसी की वजह से वो रोग उत्पन्न हो रहा है। और फिर शास्त्रों में ये बताया गया इस रोग को शांत करने का ये उपाय, और आपने अगर वो उपाय किया तो उससे वो शांत हो जाता है, तो वो अनुबंध है, मतलब प्रदान है। लेकिन अनुबंध का मतलब होता है अप्रदान। ये अनुबंध से विपरीत लक्षण वाला होता है। जो अस्वतंत्र लक्षण वाले होते हैं, अव्यक्त लिंग वाले, अपने हेतु से प्रकोपित नहीं होते, मतलब जो कारण बताया वो उससे प्रकोपित नहीं हो रहे, जो कारण बताया उससे ठीक भी नहीं हो रहे, तो वो क्या हमारे पास अप्रदान है। रोगी की देह प्रकृति विकृति व उत्पादक दोष के आधार पर रोग आलंबक हेतु का ज्ञान करना चाहिए। प्रत्येक प्रकृति वाले व्यक्ति में मिथ्या आहार विहार सेवन द्वारा प्राकृत अवस्था में स्थित दोष विकृति को प्राप्त हो जाते हैं, जबकि आहार व प्रकृति व समान दोष विकृत नहीं होने पर। तो यहाँ पर मेनली अनुबंध और अनुबंध में एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि जो प्रदान होता है ना, वो जैसा शास्त्रों में बताया गया होगा वो वैसे ही डेवलप्ड हो जाएगा। लेकिन जो अनुबंध होता है, दैट इज जो हमारा अप्रदान पार्ट होता है, वो वैसे डेवलप नहीं होता जैसे बताया गया है, वो उससे बिल्कुल अपोजिट चलता है। नेक्स्ट आता है आश्यापकर्ष के आधार पर। दोष अपने प्राकृतिक स्थान पर रहते हुए तथा स्वयं के प्रकोपित न होने पर भी प्रकोपित वायु के द्वारा अन्य स्थान पर ले जाए जाते हैं। आश्यापकर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको रोग निदान पेपर 1 में भी देखने को मिलेगा। तो आश्यापकर्ष का मतलब क्या होता है, देखो मान लो मेरी बॉडी के अंदर कफ जो था वो कम हो गया, ठीक है, श्लेष्मा के क्षीण होने पर बढ़ी हुई वायु उचित मात्रा में एवं स्थान में स्थित। अब वायु तो क्या थी, वायु बढ़ गई। अब पित्त अपने स्थान पर आराम से बैठा हुआ था, कफ कम हुआ, वात बढ़ा, पित्त अपने स्थान पर नॉर्मल बैठा हुआ था, ये वात आई, इस पित्त को उठा के ले गई, इस पित्त को उठा के ले गई, और जिस जिस भाग में अब ये पित्त जाने लगा, इसके साथ साथ वहां पर आपको दाह होगी, पीड़ा होगी, श्रम होगा और दुर्बलता होगी। समझ में आया? इतना समझ में आया? सबसे पहले देखो दोबारा बताती हूँ, मेरी बॉडी के अंदर कफ था, कफ हो गया कम, वात बढ़ गई। इस वात ने क्या करा, ये पित्त अपने घर में बैठा था, इस पित्त को उठाया और उठा के सारी जगह घुमाना शुरू कर दिया। जब जब ये उसको घुमा, जहाँ जहाँ ये जा रहा था वहाँ पे दाह हो रहा था, पीड़ा हो रहा था, श्रम हो रहा था और दुर्बलता हो रही थी। मतलब इस वायु ने क्या करा, इस किसी भी दोष मतलब जो अपने स्थान में पित्त बैठा था इसको ले जाने लगी। तो प्राकृत मान के रहते हुए वह दोष स्थान विशेष में विकार उत्पन्न करता है। पित्त बिल्कुल नॉर्मल था लेकिन उसने घूमना शुरू कर दिया। अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पित्त की चिकित्सा करने स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पित्त तो नॉर्मल है भाई, पित्त की चिकित्सा करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम वात की चिकित्सा करते हैं तो वात नॉर्मल हो जाएगा, तो पित्त अपने स्थान पर वापस बैठ जाएगा, तो ये सारी चीजें होंगी नहीं, ठीक है। तो इस चीज में यही बता रखा, दोबारा मैं पढ़ के सुनाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, दोष अपने प्राकृतिक स्थान पर रहता है, स्वयं के प्रकोपित भी नहीं होता,
प्रकोपित न होने पर प्रकोपित वायु के द्वारा उसको अन्य स्थान पर ले जाया जाता है। देखो इसे आश्वापकश कहते हैं। देखो श्लेष्मा कम हुआ, वायु बढ़ी, उचित मात्रा में स्थान में स्थित पित्त को उसके प्रधान स्थान कहाँ रहता है? पित्त ग्रहणी में रहता है। वहां से निकालकर शरीर के अलग अलग भागों में लेके गई, जहां जहां लेके गई वहां पीड़ा हुआ, दाह हुआ, श्रम हुआ, दुर्बलता हुई। इस प्रकार वायु उचित मान एवं स्थान में स्थित किसी भी दोष को लेकर अन्य जाती है तो प्राकृत मान में रहते हुए भी वह दोष स्थान विशेष में विकार उत्पन्न करता है। अतः चिकित्सा करते हुए विगुणवाद की शांति तथा विकृत स्थान पर गए हुए दोषों का सब स्थान पर लाना चाहिए। जिन्हें पित्त के स्थान अपकर्ष का ज्ञान नहीं होता वह दाह आदि लक्षणों को देखकर पित्त की वृद्धि का ज्ञान करते हैं और पित्त शामक चिकित्सा करनी क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। स्थित पित्त का भी क्षय कर दिया जाता है और फिर वो जब पित्त शामक चिकित्सा करनी स्टार्ट कर देते हैं तो पित्त का क्षय हो जाता है। पित्त का क्षय होने की वजह से रोगी को लाभ होने की जगह पे और भी ज्यादा क्या होना है? कष्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब आता है गति भेद से। तो एक प्राकृत होता है, एक व्याकृत होता है। प्राकृत मतलब स्थान नॉर्मल है, अपना अपना कार्य करेंगे। व्याकृत में एक क्षय होता है, एक वृद्धि होता है। अब दोषों की जो गति होती है वो ऊर्ध्व गति भी होती है, अधः गति भी होती है, तिर्यक गति भी होती है। दोषों की गति बाह्य रोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग, आभ्यंतर रोग मार्ग। इन गतियों का ज्ञान चिकित्सा हेतु उपयोगी होता है। जैसे रक्त पित्त का चिकित्सा सूत्र गति के ऊपर होता है। रोगों के त्रिविध और द्विविध प्रकार वात पित्त कफ हो जाएगा, द्विविध राजस और तामस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्याधि का लक्षण। व्याधि, आम्य, गद्य, यक्ष्मा, ज्वर, विकार रोग, ये सभी व्याधि को ही बताते हैं। निदान पंचक। अब देखो निदान पंचक आपने अपने रोग निदान पेपर 1 में भी कवर किया होगा। रोग का ज्ञान 5 तरीके होते हैं यहाँ पे, निदान, पूर्व रूप, उपशय एंड संप्राप्ति। तो सबसे पहले बात करते हैं ये पांचों अलग अलग तथा मिलकर ही आपको क्या करते हैं? रोग का ज्ञान कराते हैं। निदान मैंने आपको पूरा कंप्लीट, हमने पूरा ऊपर निदान ही पढ़ा है। इसके बाद पूर्व रूप आता है। पूर्व रूप क्या होता है कि व्याधि आने से पहले ना आपकी बॉडी में कुछ लक्षण आते हैं, दैट इज साइन सिम्टम्स आते हैं। वो ये बताते हैं कि आपको ये वाली व्याधि आने वाली है। पूर्व रूप रोग अवस्था में पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं होते, कुछ स्पष्ट होते हैं और कुछ नहीं होते। यह दोषों की प्रबलता या दुर्बलता पर निर्भर करता है। जब ज्यादा पूर्व रूप प्रेजेंट होते हैं तो हम ये कह देते हैं कि रोग असाध्य है। पूर्व रूप भी 2 तरीके का होता है, एक सामान्य पूर्व रूप होता है, एक विशिष्ट पूर्व रूप होता है। सामान्य का मतलब होता है कि जिसमें भावी ज्वर आदि रोग मात्र की ही प्रतीति हो, मतलब आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि अच्छा मेरे को फीवर हो गया, मतलब मेरे को फीवर होने वाला है। यह ज्ञात नहीं होगा कि ज्वर आदि वो कौन से दोष से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन विशिष्ट पूर्व रूप में आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे फीवर होने वाला है और मेरे को फीवर जो है वो इस दोष की दृष्टि के कारण होने वाला है। जैसे ज्वर के प्रकरण में वात ज्वर में कुछ विशिष्ट पूर्व रूप बताए जाते हैं, तो आपको वो विशिष्ट पूर्व रूप दिखाई देंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे ये इस टाइप का इस दोष का ज्वर होने वाला है। इसके बाद आता है रूप। अब उन उत्पन्न हुए रोगों के कुछ लक्षण बता रखे हैं, जैसे लिंग है, आकृति है, लक्षण, ये इसके पर्याय होते हैं। हेतु, पूर्व रूप और रूप अगर ये अल्प हो, दोष और दूष्य तुल्य न हो, मतलब आपस में मिले हुए न हो, प्रकोपित दोष मनुष्य की प्रकृति का नहीं होना चाहिए, तब रोग साध्य होता है। अगर हेतु, पूर्व रूप मध्यम होते हैं तो कृत साध्य होता है, अगर संपूर्ण होते हैं तो असाध्य होता है। इसके बाद आता है उपशय। औषध, अन्न और विहार का सूखा हुआ प्रयोग उपशय कहलाता है। उपशय के लिए आपके जो टेबल है, बुक्स में टेबल दे रखी है या फिर आपने रोग निदान पेपर 1 में भी टेबल कवर करी होगी। अब उपशय में आपने जो टेबल अपने रोग निदान पेपर 1 में कवर करी होगी, जिसमें इस तरीके से हम बनाते हैं, औषध लिखा होता है, आहार लिखा होता है, विहार लिखा होता है, तो वो टेबल आपको पूरी की पूरी यहाँ पे याद करनी है। नेक्स्ट आता है संप्राप्ति। अब संप्राप्ति, जाति, आगति, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। दोषों का रोग उत्पादक व्यापार ही संप्राप्ति होता है। विभिन्न कारणों से दूषित दोष प्रसरणशील होकर जो व्यापार कर रोग उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग संप्राप्ति कहते हैं। अब 6 प्रकार की संप्राप्ति होती है, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल। संख्या में अगर आप देखोगे तो संख्या केवल भेद को बताती है, जैसे ज्वर 8 प्रकार का होता है, कुष्ठ 7 प्रकार का होता है। प्राधान्य संप्राप्ति का मतलब होता है कि दोषों में तरतम अर्थात वृद्धतर वृद्धतम का होना प्राधान्य माना जाता है। उसमें उसके द्वंद्वज में तर और सन्निपातज में तम का प्राधान्य होता है। भेद, विधि का मतलब होता है प्रकार, जैसे कि 2 प्रकार की हो सकती है, निज आगंतुज व्याधि के 2 प्रकार भी हो सकते हैं, 3 प्रकार भी हो सकते हैं, वात पित्त कफ, तो वो चीज विधि में आती है। विकल्प क्या आता है? एकत्रीभूत दोषों की पुनः कल्पना एवं अंशांश के बल की जो कल्पना होती है, इसे अर्थ को विकल्प कहते हैं। मतलब कि ये होता है यहाँ पे ना, हम अंशांश, जैसे वात के कितने गुण होते हैं, तत्र, रूक्ष, लघु, शीत, घर, सूक्ष्म, चल, अनिल, एक एक के बारे में हम यहाँ पे बताते हैं ना, तो विकल्प संप्राप्ति आता है। इसकी डिटेल्स आपने रोग निदान पेपर 1 में बहुत अच्छे से कवर करी होंगी। नेक्स्ट आता है काल और बल की संप्राप्ति। जब हेतु, पूर्व रूप और लक्षण सभी पूर्ण रूप में हो तब उसे बल संप्राप्ति अर्थात रोग को बलवान कहा जाता है। दिन में प्रातः, रात्रि में प्रथम भाग, भोजन करते समय, वसंत ऋतु में कफ बढ़ता है और अपने काल में कफज रोगों को भी बढ़ाता है। इसी प्रकार वात पित्त का स्वभाव से बढ़ने का जो समय होता है वही समय
तजजन्य रोगों का भी माना जाता है, इसे काल संप्राप्ति कहते हैं। ये पूरा का पूरा बेसिक्स था जो आप रोग निदान पेपर 1 में पूरा कवर करके आते हो। अब मैं यहाँ पे आपको कवर कराने वाली हूँ पूरा का पूरा निदान स्थान। निदान स्थान में टोटल 8 चैप्टर आएंगे। उन 8 चैप्टर को हम 1 से 1.5 घंटे में पूरा कवर कर लेंगे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ ट्रिक्स दूंगी और कुछ चीज़ें समझाऊंगी कि संप्राप्ति बनानी कैसे, वो समझा दूंगी। सारे लक्षण सब कुछ एक ही जगह पे बहुत इजी वे में कवर हो जाएगा। ठीक है, आपका निदान स्थान बहुत इजीली वे में कवर हो जाएगा। तो फटाफट से हम अपना वन शॉट स्टार्ट करते हैं।